हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज? तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आए हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हूँ। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय, आग लग गई। शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ? अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो, खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज तीखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है, ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची, ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको, मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा, कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा, तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेड़ी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी, वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे।
ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ। नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई, मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं। आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी। बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना, अब देख लो जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। अब मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। युग के घर के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर दिल्ली से आई गोरजा का तमाशा देखकर
एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। तभी युग बोलता है। गौरजा बस, अब और कितना मजाक बनाओगी मेरा? देखो सब कैसे हंस रहे हैं मुझ पर। मैंने तुम्हारी बुरी हरकतों के कारण छोड़ा था तुम्हें। आई डोंट केयर, बनने दो तुम्हारा मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके इलाहाबाद में छुपकर बैठ जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकूंगी? भूल गए क्या, भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। पताल में भी होते ना तो वहाँ से भी खोज निकालती तुम्हें। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, सॉरी। आखिर युग किस भूल की बात कर रहा है? कौन है ये गौरजा? आइए जानने के लिए इस कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं। युग इलाहाबाद में रहने वाला एक लड़का था, तो वहीं दूसरी तरफ गौरजा दिल्ली शहर में रहने वाली लड़की थी। एक दिन युग अपने बचपन के दोस्त राजीव से फोन पर बात करते हुए बोलता है। कैसा है मेरे भाई? एकदम मस्त। तू बता साले कैसा है? कुछ नहीं, बस बोर हो रहा हूँ यार अकेले। इलाहाबाद में तो इतनी सारी घूमने फिरने की जगह है, फिर भी तू बोर क्यों हो रहा है साले? कहीं घूम आ। अबे मजे मत ले, कोई भी जगह खास नहीं, सब जगह बस धार्मिक है। इस उम्र तक ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई लड़की दिख रही है। वैसे राजीव, दिल्ली शहर में तो तू रोज आंखें सेकता होगा ना? अबे पागल है क्या? मुझे मेरी जॉब से ही फुर्सत नहीं, और होती भी तो भी मरना है क्या दिल्ली की लड़कियों से पंगा लेकर? दिल्ली की लड़कियां खूंखार बिल्ली से भी खतरनाक हैं और दिमाग से इतनी तेज कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली की लड़कियों में ऐसी क्या बात है। आजा फिर। वैसे भी इतने बड़े से फ्लैट में मैं अकेले रहता हूँ, तो कुछ दिन तक साथ रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चल फिर आता हूँ मैं। इतना बोलकर युग फोन रखकर फटाफट अपना बैग पैक करता है और अगले दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों बाद वो दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन पर चल रही शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए लड़कियों पर जाती है और वो बोलता है। अबे क्या औसम नजारा है। हाय, वो सामने वाली की चाल देखकर मेरा तो हाल बिगड़ता जा रहा है, और इसकी तो अदाएं ही घायल कर रही हैं, और इसकी ये शॉर्ट ड्रेस देखकर तो मैं इम्प्रेस हो गया। युग ये कह ही रहा था कि पीछे से उसका दोस्त राजीव उसे मारते हुए बोलता है। अबे साले आते ही शुरू हो गया, पिटकर मानेगा क्या? क्या देख रहा है ऐसे आंखें फाड़कर? यार वो जो वहाँ गुलाबी ड्रेस में खड़ी है ना, उसके गाल देख कितने लाल हो रहे हैं, और उसकी बोली से तो गुलाब जामुन की मिठास टपक रही है। एक बार यही बात उसके पास जाकर कह दे, तब देख वो गुलाब जामुन से 1 सेकंड में तेज मिर्ची में बदलकर तेरे कान में न झंझना दे तो कहियो ये तेरा इलाहाबाद नहीं है, ये दिल्ली है, समझा? शेरनी है यहाँ की लड़कियाँ। राजीव उसे समझाकर दिल्ली स्टेशन से अपने घर की तरफ ले जाता है, और तभी युग की नजर एक कपल पार्क पर जाती है और वो चौंकते हुए बोलता है। ओ तेरी, अबे ओए राजीव, ये क्या अश्लीलता है? क्या हो गया? ओ ये, अबे दिल्ली में इसे अश्लीलता नहीं प्यार कहते हैं। ऐसे खुल्लम खुल्ला? ये दिल्ली है मेरे भाई, अभी तुझे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सब्र कर। तू अपने भाई की कोई सेटिंग करा दे, मुझे भी दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। अबे पागल हो गया है क्या? मुझे पिटने का शौक नहीं है। तू दिल्ली घूमने आया, घूम फिर मौज कर, लेकिन दिल्ली की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने का सपना मत देख, वरना पछताएगा। अबे तू अपने भाई को चैलेंज कर रहा है? ऐसा ही समझ ले। अब तो लगी शर्त, अगर मैंने दिल्ली की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया तो मैं भी युग नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंचते हैं। वक्त बीतता है और युग रोज रोज दिल्ली की लड़कियों को घूरता रहता और उन्हें इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढता। ऐसे ही एक दिन वो खुद से बोलता है। क्या यार, मैं ये 4 दीवारी देखने के लिए थोड़ी दिल्ली आया था। जब से आया हूँ राजीव अपने काम में बिजी है, ना वो मुझे दिल्ली घुमा रहा है, ना कोई लड़की पटवा रहा है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इतना बोलकर युग जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े डिसाइड करते हुए बोलता है। क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लू वाला कुर्ता पहनूं क्या? अरे नहीं, ये इलाहाबाद नहीं है। हाँ, उस दिन मैंने स्टेशन पर देखा था लड़के फटी जींस पहनकर घूम रहे थे। मेरे पास तो है नहीं, राजीव के पास तो होगी ही। जिसके बाद वो अपने दोस्त की जीन्स पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए बोलता है। अब लग रहा हूँ ना दिल्ली का छोरा। ये तो हुआ नीचे का जुगाड़। अब ऊपर क्या पहनूं? ये रेड वाली शर्ट में अच्छा इंप्रेशन जचेगा। एक काम करता हूँ, यही पहनता हूँ।
युग रेडी होकर घर से निकल जाता है और रास्ते में एक मंदिर को देखकर वो भगवान के पास जाकर बोलता है, हे भगवान, आज बस मेरी मुराद पूरी कर दो। बस दिल्ली की सुंदर सी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बना देना। युग हाथ फैलाकर ये बोल ही रहा था कि तभी गौरजा उसके हाथों में लड्डू देते हुए बोलती है, ये लो लड्डू खाओ, भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, ये रही तुम्हारी मुराद। गौरजा की मधुर आवाज सुनकर युग के दिल के तार बजने शुरू हो जाते हैं और दोनों मंदिर में खड़े होकर अपनी आँखों को चार कर लेते हैं और गौरजा बोलती है, तो क्या इरादा है? जी वो मैं क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दोस्ती वोस्ती मेरी समझ से बाहर है, गर्लफ्रेंड बनाना है तो बताओ। अबे ये तो सामने से ऑफर दे रही है, मेरी तो निकल पड़ी। शादी की बात भी कर लूं क्या? ओए, किसके ख्यालों में खो गए? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। चलो फिर मुझे शॉपिंग करनी है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो नखरे भी तो तुम ही उठाओगे। युग बिना इनकार किए उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाता है जहां गौरजा अनलिमिटेड शॉपिंग करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों में काफी करीबियां बढ़ने लगती है। एक रोज दोनों कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे होते हैं और गौरजा के फोन पर अक्की नाम के लड़के का कॉल आता है और वो फोन पर बोलती है, हाय डार्लिंग, सॉरी फॉर टुडे, वो आज मुझे हेडेक हो रहा है इसलिए आ नहीं पाऊंगी। ओके बाय, आई लव यू। गौरजा के मुंह से ये शब्द सुनकर युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है, कौन था फोन पर? और ये तुम उसे आई लव यू क्यों बोल रही थी? बॉयफ्रेंड था। तो मैं कौन हूँ? तुम परमानेंट हो, ये तो हैवी टाइम पास था। ओह, और कितने हैं ऐसे? ज्यादा नहीं, बस अभी प्रेजेंट टाइम में अक्की, राज, सैम, रोहन, सौरभ, कुछ मिसिंग है। बस करो, तुम मुझे धोखा दे रही थी। अब इसमें धोखा क्या है, गिनवा तो दिया तुम्हें, हो सकता है एक आध भूल गई हूँ। तुम दिल्ली की लड़कियाँ ऐसी ही होती हो, टाइम पास करती हो। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना क्या? दिल्ली दिया कुड़िया दी एक खास बात है, 3-4 बॉयफ्रेंड ये तो आम बात है। चुप करो, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली की लड़कियाँ कपड़ों की तरह लड़के भी चेंज करती हैं। जा रहा हूँ मैं। युग, तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। अभी तक दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का प्यार देखा है, तकरार नहीं। मैं जा रहा हूँ। युग को जाते देखकर गौरजा उसका हाथ पकड़कर गाते हुए बोलती है, छोड़ेगा अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूंगी। युग गौरजा की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और शाम की ट्रेन से इलाहाबाद आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और युग वहीं की रहने वाली लड़की के प्यार में पड़ जाता है और दिल्ली की गौरजा उसे खोज ही लेती है। आइए अब कहानी में वापस चल के जानते हैं कि आगे क्या हुआ। गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ए युग बिटवा, तू काहे बिगड़ैल लड़की से माफी मांगत है? तू बोल तो हम सब औरतें इसे अकेले निपट ली है। युग, जल्दी अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। गौरजा युग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है। तभी नैना नाम की एक लड़की उससे बोलती है, यही रुक जाओ और छोड़ो युग का हाथ, वरना। अबे ओ, हट जा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। दिल्ली की चालू लड़की हो तुम, जिसने युग को चीट किया। अब युग पर मेरा हक है, समझी? युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। युग, कौन है ये सरफिरी? अरे युग, तू डरो नहीं, हम सब इके अकेले देख ली है। मोहल्ले वालों के सपोर्ट को देखकर युग सबके सामने नैना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना, मुझे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रास नहीं आई, इसीलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। और हाँ, मन करे तो मेरी शादी में आ जाना। अगले महीने मैं नैना को अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाने वाला हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी करूंगी, वो भी युग नाम के लड़के से ही। ये तुम्हारी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का वादा है। गौरजा की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गौरजा वहाँ से गुस्से में लाल पीली होकर चली जाती है और इस तरह फाइनली युग को अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से छुटकारा मिलता है। प्रज्ञा बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने विपुल नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा दी थी। विपुल एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का लड़का था जो सभी लड़कियों को ताड़ता रहता था। साथ ही शादी से पहले भी उसके 4 से 5 लड़कियों के साथ अफेयर्स रह चुके थे। बिना विपुल के बारे में जाने प्रज्ञा के माता पिता ने अपनी नाजुक सी कली बेटी को
उस घटिया आदमी के साथ विदा कर दिया था और जिसका अंजाम प्रज्ञा को भुगतना पड़ा। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं कि तभी प्रज्ञा उससे पूछती है, विपुल जी देखिए ना, कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लग रही है? माँ जी ने पूजा में बुलाया है, तो बताइए ना एक बार। विपुल जी बताइए ना। अरे तुम फोन दो। नहीं दूंगी, जब तक मुझे बता नहीं देते ना कि कौन सी साड़ी पहनूं, तब तक आपका फोन बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं देगी ना तू? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर विपुल गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? पता नहीं कहां से मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पल्लू में बांध दिया। ऐसा है, मुझे तुझ जैसी गवार लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। कुछ देर के बाद वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही खुद को शीशे के आगे देखती है तो उसकी गर्दन पर विपुल की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और इस वजह से उसे गले का हार पहनने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो पहन लेती है और पूजा में जाकर भगवान की आरती करती है। और फिर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। अच्छा बहू सुन, आज ना तू उपमा बनाना, विपुल को बहुत पसंद है, और बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है माँ जी, मैं अभी झटपट से बना देती हूँ। अरे रुक बहू, सुन तो सही। ओहो, आधी बात तो सुनी ही नहीं इसने, कहीं मूंगफली ना डाल दे उपमा में। प्रज्ञा उसके लिए जल्दी से उपमा बनाती है और वो क्रश्ड मूंगफली भी उसमें डाल देती है और विपुल भूख के मारे वहाँ आता है। प्रज्ञा हाथों में उपमा लिए वहीं खड़ी होती है और तुरंत उसे दे देती है, जिसे खाते ही विपुल बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है। ये सब देखकर प्रज्ञा बहुत ही घबरा जाती है और तभी विपुल बोलता है, मेरा गला। माँ जल्दी आओ मेरे पास। विपुल जी आपको क्या हो गया? ये लीजिए पानी। दूर चली जाओ मुझसे माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा माँ। इतना सब कहकर वो बेहोश हो जाता है और तभी विपुल की ऐसी आवाजें सुनकर रेशमा आती है और बोलती है, अरे विपुल बेटा, क्या हुआ तुझे? ऐसे बेहोश कैसे हो गया? माँ जी देखिए ना, इनको क्या हो गया? पहले इन्हें बहुत ज्यादा खांसी आई, फिर इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेबल पर रखी उपमे की प्लेट को देखकर वो उसे चखती है और प्रज्ञा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे कलमोही, नासपीटी, बेअकल, बेशरम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बात आखिर पूरी सुनी क्यों नहीं? तेरी गलती है सारी इसमें। पर माँ जी मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? अरे तूने मेरे बेटे को उपमा खिलाया ना, उसमें मूंगफली डालकर। अरे करमजली, इसे मूंगफली से एलर्जी है और तूने उसे वही खिला दिया। क्या? पर माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्हें मूंगफली से एलर्जी है। अरे बेअकल, एम्बुलेंस भी बुलाएगी या मेरे बेटे को मारना चाहती है तू? प्रज्ञा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। कुछ टेस्ट और इंजेक्शंस लगाने के बाद विपुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। वक्त गुजरता जाता है, घर में सभी लोग खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो विपुल उसे कोई प्यार दे पाता और ना ही उसे कभी बीवी का दर्जा दे पाता। सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा पर जोर जबरदस्ती ही किया करता, उसे बहुत मारता पीटता। साथ ही रेशमा भी प्रज्ञा को बिना बात के ताने दिया करती। इन सब से परेशान होकर वो आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा गले में डालती है और उसे अपनी आंखें बंद करके अपने मम्मी और पापा की झलक दिखाई देती है और ऐसे में वो अपना फैसला बदल लेती है, जिसके बाद वो विपुल को डाइवोर्स देने की सोचती है और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके विपुल के मुंह पर मारकर और अपने सारे सामान के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर उन्हें सब बताती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरी किस्मत में ऐसा गलत लड़का लिखा था। अगर हमें पता होता कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं मेरी बच्ची तुझे कभी उसके साथ विदा न करती। नहीं मम्मी पापा, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। समय गुजरता जाता है
और प्रज्ञा अपनी पहली शादी की यादों को भुला देती है। और ऐसे ही एक दिन वो सब्जी लेने के लिए बाजार गई होती है। वापस आते समय एक बड़ा सा ट्रक उसके पीछे तेजी से आ रहा होता है, लेकिन प्रज्ञा तो अपने ख्यालों में इस कदर गुम होती है कि उसे कुछ होश नहीं होता। और जैसे ही वो ट्रक प्रज्ञा को कुचलने वाला होता है कि तभी पुनीत नाम का एक लड़का आकर प्रज्ञा को अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है, पागल हो क्या तुम? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इतना बड़ा ट्रक तुम्हारे पीछे आ रहा था, देख के नहीं चल सकती क्या? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मर जाने दो मुझे, आखिर मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। लगता है तुम ठीक नहीं हो। प्रज्ञा की ऐसी बातें सुनकर पुनीत उससे सारा सच पूछना चाहता है, जिसके बाद प्रज्ञा भी उसे विश्वास करके सब कुछ बता देती है। और प्रज्ञा की कहानी सुनकर पुनीत बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, साथ ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यूं ही बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनमें गहरी दोस्ती हो गई हो। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और उनके बीच में प्यार कब पनप जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन पुनीत उसे एक होटल में ले जाता है, जहां उसने पहले से ही एक रूम को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक से तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में रिंग लिए प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जब से आप मुझे मिली हो। आपके बिना सांस लेना भी अब मुश्किल है मेरा। मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? पुनीत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर क्या आप मुझे मेरे अतीत के साथ अपना पाएंगे? हाँ प्रज्ञा, मैं भी तुम्हें अपना पास बताना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों नए सिरे से अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर सकें। बताइए। प्रज्ञा, तुम्हारी तरह मेरी भी पहले शादी हो चुकी है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो सिर्फ अभी 6 महीने की है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी बेटी को और मुझे संभालोगी? तो फिर आपकी पत्नी वो कहाँ है? वो इसे जन्म देने के बाद हम दोनों को छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी भी खाली हो गई थी, पर फिर जब तुम आई मुझे लगा कि मैं फिर से जी सकता हूँ। इधर आइए। I love you so much। मैं आपको भी प्यार करूंगी और आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करूंगी। इस तरह वो दोनों अपने उस प्यार भले लम्हे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। साथ ही अपने घर वालों को सब बता देते हैं और उनकी सहमति और उनके आशीर्वाद से पुनर्विवाह कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं, वो पुनीत की बेटी को भी एक माँ की तरह सच्चा प्यार करती है और कभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। पुनीत भी प्रज्ञा को वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी वो हकदार होती है। और कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। इतना सब होने के बाद सभी लोग घर में उसका बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के पुनर्विवाह की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका ऐसे ही पुनर्विवाह हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।